नमस्कार दोस्तों, मैं बप्पी मोदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्ले स्कूल द न्यू वे ऑफ लर्निंग में। आज हम लोग कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोशिका, जिसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिनमें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। अब सवाल आता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। कब की? तो 1665 ईस्वी में की। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह एक मृत कोशिका थी, मतलब डेड सेल। तो अब सवाल आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। कब की? तो 1674 ईस्वी में की। ध्यान रहे, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह एक डेड सेल थी, मतलब मृत कोशिका, और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कहते हैं कोशिका विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइटोलॉजी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। या फिर इनको एक और नाम से जाना जाता है कोशिका जैविकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी कहलाता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ध्यान देंगे, एग्ज़ाम में इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया जाता है, इसलिए हर एक का मीनिंग इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था स्लाइडन एवं जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था स्वान। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका, मतलब सेल, से होती है। ठीक है, अगला है प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य क्रिएटर होता है। क्रिएटर मतलब अभिकर्ता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका दो प्रकार की होती है। जो पहला टाइप है वो है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, आज दूसरी टाइप की कोशिका होती है वो है यूकैरियोटिक कोशिका। टू टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के दो प्रकार। तो चलिए दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इनमें नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी कोशिकांग मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है तथा जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा क्या पाया जाता है? याद रखिएगा केंद्रिका पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखते हैं। तो कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति जो होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, क्या चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसकी कोशिका भित्ति
किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सेल्यूलोज की बनी होती है यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति। ठीक है, अगला देखते हैं आपका श्वसन की जो प्रक्रिया होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोला जाता है? सूत्र कणिका। याद रखिएगा, सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया की जगह ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। अगला देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। कि प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो कहाँ पे होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है। ठीक है, किसके द्वारा? थाइलेकाइड। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, किसमें? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिकाय, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका, सेंट्रियोल, ये सब के सब यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसको नोट्स बना के रख लीजिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं कोशिका के मुख्य भाग। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारककाय, अंत्र प्रद्रव्य जलिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, लवक, रसधानी, केंद्रक, ये कोशिका के कुछ मुख्य भाग है। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश को ही कभी कभार हिंदी में लिख दिया जाता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट बना के रख लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। जीव द्रव्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, परभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। पहला है आपका कोशिका द्रव्य, जिसको अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। दूसरा है आपका केंद्रक द्रव्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। ठीक है दोस्तों, जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला है ऑक्सीजन, जो है आपका 76%। दूसरा क्या है दोस्तों? कार्बन, जो है आपका 10.5%। और तीसरा क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन, जो है आपका 10%। एंड फोर्थ लास्ट है आपका नाइट्रोजन, जो है आपका 2.5%। दोस्तों, यह नाइट्रोजन की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है जल का। ठीक है, 80% भाग जल का बना होता है। ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि सबसे ज़्यादा जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है। और अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है जीव द्रव्य में वो होता है 81:19। ठीक है, 81:19 जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है। तो आइए पढ़ते हैं कोशिका के मुख्य भागों के बारे में। तो पहला फिगर में देख लीजिए कौन कहाँ पे क्या होता है। पहला मुख्य भाग है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में, प्लांट सेल में पाया जाता है। यह जो कोशिका भित्ति होती है यह क्या चीज़ की बनी होती है? तो यह बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या चीज़ की बनी होती है? तो वो बनी होती है आपका पेप्टिडोगल केन की। पेप्टिडोगल केन की
कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? जीवाणुओं की। ठीक है। अगला मुख्य भाग है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगमयी झिल्ली होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, अर्धपारगमयी झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले व अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। ठीक है। अगला मुख्य भाग है तारक काय। तारक काय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? तो इसकी खोज किया था बोबेरी नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचनाएं होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है। अगला मुख्य भाग है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ओर से यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी कणिकाएं लगी रहती है। ठीक है। इनका कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे क्या? कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगला मुख्य भाग है राइबोसोम। राइबोसोम। सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक का नाम था रॉबिन्सन व दूसरा वैज्ञानिक का नाम था ब्राउन। इन दोनों ने सर्वप्रथम राइबोसोम को 1953 ईस्वी में किसमें देखा था? पादप कोशिका में देखा था, एनिमल सेल में। ठीक है, राइबोसोम को। वह दूसरा वैज्ञानिक थे जी.ई. पेलाडे। इन्होंने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में राइबोसोम को देखा था या इसकी खोज की थी। ठीक है। फिर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट। इन्होंने क्या किया? ये जो राइबोसोम आप देख रहे हैं, जो वर्ड है आपका, वो 1958 ईस्वी में इनका नामकरण किया। ठीक है। रॉबिन्सन व ब्राउन ने पादप कोशिका में देखा, जी.ई. पेलाडे ने जंतु कोशिका में, व रॉबर्ट ने इनका नामकरण किया। राइबोसोम, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको अंग्रेजी में आरएनए व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप कॉपी में नोट करके रख लीजिए। अगला मुख्य भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सूत्रकणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जिस वैज्ञानिक ने की, उस वैज्ञानिक का नाम था अल्टमैन। अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंडा। बेंडा ने जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है, इसका नाम रखा था माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह कोशिका का श्वसन स्थल है। ठीक है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? पावर हाउस ऑफ सेल। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है।
यह नोट करके रख लीजिएगा, डीएनए जो होता है वो केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला मुख्य भाग है गोल्जी काय। गोल्जी काय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय की खोज इटली के वैज्ञानिक ने की थी, जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी काय कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं का रूप में पैकिंग की जाती है। ठीक है, ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उस कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल देती है। इसलिए गोल्जिकाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। यह कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कोशिका के एक और प्रमुख भाग के बारे में, जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है दोस्तों? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम था डी डुबे। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसमें सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। क्लियर है दोस्तों? इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। ठीक है, एक बात नोट कर लीजिएगा, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में, ठीक है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों? लाइसोसोम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कोशिका के एक और प्रमुख भाग के बारे में, जिसका नाम है लवक, जिसको अंग्रेजी में प्लास्टिड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। यह 3 प्रकार के दोस्तों होते हैं। पहला है आपका हरित लवक। यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पनहरित, जिसको अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं, वो मौजूद होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका की, प्लांट सेल की रसोई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पादप कोशिका की रसोई। किसको? हरित लवक को। ठीक है दोस्तों, एक और बात ध्यान दीजिएगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। इतना दूर क्लियर है दोस्तों? सेकंड है अवर्णी लवक। यह रंगीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों वर्णी लवक। यह रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। यह पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? वर्णी लवक के कुछ उदाहरण हैं टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है दोस्तों? तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रसधानी, जिसको अंग्रेजी में वैक्यूल्स कहा जाता है। यह कोशिका के निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिका में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कोशिका के सबसे प्रमुख अंग के बारे में, केंद्रक के बारे में, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन कब किया था दोस्तों? 1831 ईस्वी में। क्लियर है? यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमैटिन कहते हैं। क्लियर है? ये जो केंद्रक है दोस्तों, ये 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। पहला है आपका प्रोटीन
और दूसरा है दोस्तों आपका डीएनए। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, बंदर में होता है आपका 21 जोड़ा और चिंपांजी में होता है आपका 24 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, जिन्हें क्रोमोनीमटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए दोस्तों गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक कहा जाता है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रिका। ठीक है, इसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का संश्लेषण होता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, देखते हैं डीएनए एवं आरएनए के बारे में। ये दोनों की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में अक्सर आते रहती है। तो दोस्तों डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है दोस्तों। अब डीएनए के बारे में देखते हैं। जो डीएनए होता है दोस्तों, ये डीएनए इसकी अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। कहाँ होती है? केंद्रक में होती है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में मिलती है। कहाँ मिलती है? हरित लवक में मिलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो डीएनए है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं कि डीएनए का कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, डीएनए का कार्य, यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। क्या करता है? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। और डीएनए की इकाई क्या है? तो इकाई है जीन। ठीक है दोस्तों, जीन को सर्वप्रथम किसने खोजा था? जोहानसन ने। ठीक है, जोहानसन ने जीन को सर्वप्रथम खोजा था। और ये जो जीन है मिलती कहाँ है? तो ये गुणसूत्रों में मिलती है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों इतना। तो चलिए आगे देखते हैं। यह क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। कौन करता है? डीएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इसको दोस्तों आप कॉपी में लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आते रहते हैं। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको भी कॉपी में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। आरएनए का निर्माण। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए संस्करण का निर्माण होता है। आरएनए का निर्माण, इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला है राइबोसोमल आरएनए, दूसरा है आपका ट्रांसफ़र आरएनए और तीसरा है आपका मैसेंजर आरएनए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो तीसरा है वो गलत हो गया, टी की जगह एम होता, एमआरएनए। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अब देखते हैं पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। कोशिका भित्ति, लवक, तारक ये पादप कोशिका में पाई जाती है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कोशिका विभाजन के बारे में, सेल डिवीज़न। तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? वीर चाऊ ने देखा था। कब देखा था दोस्तों? 1855 ईस्वी में।
ठीक है दोस्तों, कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। दूसरा है आपका समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और जो तीसरा है वो है आपका अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा वीडियो आपको लगा। नेक्स्ट है दोस्तों असूत्री विभाजन। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट अमीबा तथा प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों आपका समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक ने देखा था, जिनका नाम था वाल्थेर फ्लेमिंग ने। वाल्थेर फ्लेमिंग ने कब देखा था? 1879 ईस्वी में। उन्होंने ही सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। ठीक है, यह विभाजन दोस्तों कायिक कोशिका में होता है। कहाँ होता है? कायिक कोशिका में होता है। अध्ययन के हिसाब से दोस्तों ये 5 भागों में समसूत्री विभाजन को बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल से 2 संतति मतलब डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। नेक्स्ट है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने किया था। वीजमैन ने किया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत जो अध्ययन है वो किया था स्ट्रसबर्गर ने। स्ट्रसबर्गर ने। ठीक है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन फर्मर तथा मुरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को क्या नाम दिया था? मियोसिस नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, फार्मर एवं मुरे ने मियोसिस नाम दिया था। यह जो विभाजन है दोस्तों, यह जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है दोस्तों, यह विभाजन किस में होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं, इसलिए दोस्तों इसको नोट्स बना कर रख लीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कब आ जाए पता नहीं। तो दोस्तों यहीं पे होता है वीडियो समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।